हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त है और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन का यहाँ पे रिवीजन करवाने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो ये श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो इस श्रृंखला में टोटल यहाँ पे आप 100 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से रिलेटेड आप पढ़ेंगे और इस 100 क्वेश्चन में ऐसा एक भी क्वेश्चन आपका रह नहीं जाएगा जो आपका एग्जाम में ना आए। मतलब पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। या तो आपने आज के पहले कभी लाइट पढ़ा है या तो नहीं पढ़ा है। डोंट वरी, माइंड से अपने इस भ्रम को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपका ये 20 से 25 मिनट का जो लेक्चर है आपके सारे डाउट को यह क्लियर करेगा। तो आइए इस खूबसूरत से इस शानदार से क्लास की तरफ हम चलते हैं और इस पूरे सेशन का एंजॉय करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। दोस्त अगर यूं कहा जाए तो इस क्वेश्चन का लगाव हो गया है बोर्ड एग्जामिनर से और ये बार बार आपका ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन एग्जाम में बना रहता है। तो आइए हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का एक पोस्टमार्टम ही कर देते हैं कि वास्तव में ये होता क्या है। देखिए उत्तल दर्पण की अगर हमारा बात करता है, अगर दोस्त किसकी बात करता है, उत्तल दर्पण की अगर हमारा बात करता है तो देखिए ये आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। अगर हम बोलते हैं कि बताइए भैया उत्तल दर्पण होता क्या है दोस्त, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग को पॉलिश किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। या तो आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से होती है, होते हुए जाती है, तो आपका क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इतना सारे पॉइंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो पहली बात तो समझिएगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए प्रतिबिंब, अगर हम प्रतिबिंब की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 2 प्रतिबिंब बनते हैं। यानी कितने प्रतिबिंब बनते हैं दोस्त, यहाँ पे 2 प्रतिबिंब बनते हैं। और 2 प्रतिबिंब की बात करेंगे तो कौन कौन सा आपका बनता है ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आप देखते हैं पहला वस्तु आपका अनंत पे रहता है तब बनता है, और दूसरा वस्तु की अगर हम बात करते हैं किसका दोस्त, यदि दूसरे की हम बात करते हैं तो जब आपका यहाँ पे अनंत और ध्रुव के बीच में रखा होता है तब बनता है। और ये दोनों ही कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, आभासी और क्या बनता है, सीधा बनता है। क्या कोई यहाँ पे आपको मिल रहा है, आभासी और सीधा की बात बोलता है, सीधा और छोटा। देखिए आभासी यहाँ पे बोला नहीं है, सीधा और छोटा देख रहे हैं यहाँ पे सीधा ऊपर की ओर आपका वस्तु है और यह भी ऊपर की ओर है, तो सीधा तो डेफिनेटली आपका होगा, उल्टा है गलत हो गया, उल्टा है गलत हो गया। अब बात यहाँ पे आपका आता है, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर बी होगा। हम देख रहे हैं कि वस्तु बड़ा है और यहाँ पे ये क्या है दोस्त, आपका छोटा है, तो हम बी सीधे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी सीधा और छोटा आपका बनेगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए क्या चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं। शानदार सा क्वेश्चन है, आपका जवाब भी शानदार सा होना चाहिए। दोस्त यहाँ पे चैनल नया है, जोश जुनून नया है और हमारी उम्मीदें भी नहीं है। और दोस्त मैं आपसे यहाँ पे वादा करता हूँ कि आपको मैं पूरा का पूरा इतना जबरदस्त हर सब्जेक्ट का कंटेंट दूंगा कि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बात यहाँ पे किया गया है कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो आप नोट करते हुए चलिएगा। परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्त, यहाँ पे 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगर आपसे बोलता है कि बताइए परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका समतल हो गया, यानी ये समतल दर्पण हो गया, समतल पृष्ठ हो गया। ये जो प्रकाश की किरणें आती हैं इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और जो वापस जाती है इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, और जो बीच में एक लंब डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, अभिलंब कहते हैं। तो पहला अकॉर्डिंग क्या कहलाता है कि जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और जो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है, ये तीनों मित्र क्या होता है, एक ही तल में होता है। ये तो पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, और इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब बी फॉर बॉल, मतलब बी इज द राइट आंसर आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ यहाँ पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है और क्या बोला है इसका कमेंट करके यहाँ पे जवाब दीजिएगा। बोला है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब आपका होता है वो कैसा होता है, कमेंट के माध्यम से आपको यहाँ पे जवाब देना है। कमेंट के माध्यम से यहाँ पे दोस्त यहाँ पे क्या करना है, आपको जवाब देना है। देखिए पहली बात तो यहाँ पे बोला है कि उल्टा और सीधा। दूसरा बात यहाँ पे बोला है सीधा और छोटा। फिर क्या दिया, सीधा और वास्तविक। और लास्ट ऑप्शन आपका है सीधा और आभासी। अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण का पूरा पोस्टमार्टम ही हम कर देते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई भी समस्या न हो।
देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अवतल का, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं मित्र किसका, समतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो समतल दर्पण में याद रखना जो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो कैसा बनता है यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे वास्तविक नहीं बल्कि क्या बनता है आपका आभासी बनता है। आभासी के साथ साथ ये हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। एक चीज और समझना कि जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बराबर आकार का बनता है। और वही अगर बात किया जाता है कि वस्तु से बराबर आकार का और वस्तु से बराबर दूरी, यानी वस्तु से बराबर दूरी पर बनता है। यानी कहने का मतलब आपका ये है कि जैसे मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पे एक समतल दर्पण है, अगर हम यहाँ पे किसी वस्तु को रखते हैं तो यहाँ पे आपका वस्तु रहेगा। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे ये भी दूर जाएगा, जैसे जैसे इसके पास आएंगे ये वैसे वैसे यह भी पास आएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर आपका यहाँ पर डी चला जाएगा, यानी सीधा और आभासी इधर राइट आंसर आपका होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो पा रही होंगी। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है आपके स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है मित्र, बोला है परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध क्या होता है। यानी परावर्तन कोण और आपतन कोण के जो बीच संबंध की बात करते हैं तो वह क्या होता है। देखिए हम आपको बताए थे कि यहाँ पे आपका क्या है, कोई समतल है, यानी कोई समतल पृष्ठ है या समतल दर्पण है, और यहाँ पे प्रकाश की किरणें आता है और यहाँ से वापस टकराकर मित्र क्या होता है, जाता है। और हमने आपको बताया था कि एक अभिलंब खींचेंगे तो जो यह कोण होता है और यह कोण होता है, यह सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह सदैव आपस में क्या होते हैं दोस्त, बराबर होते हैं। तो क्या आपका कहीं दिख रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? जी बिल्कुल, सी फॉर कैट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका यहाँ पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कमेंट करते जाइए, कमेंट एक बार अगर करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है मित्र, उसी तरीके से हमें पढ़ाने के लिए भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। एक प्यारा सा कमेंट करते हुए चलिएगा और इस पूरे के पूरे सेशन को एंजॉय करते हुए चलिएगा। देखिए क्या दिया है आपका क्वेश्चन में, बोला है कि वह कोण जिसमें प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है क्या कहलाता है। यानी वह कोण जो किसी सतह से टकराता है वह क्या कहलाता है। तो हम आपको बता दिए कि यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें आता है तो जो यहाँ पे बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ से जब वापस जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और बोला है कि वह कोण जिसमें प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है क्या कहलाता है, तो वह आपका कहलाता है क्या, आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र, यहाँ पे सॉरी आपतन कोण नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे अपवर्तन कोण, क्योंकि इस साइड आपका जाएगा तो यहाँ पे अपवर्तन कोण होगा। यानी सी फॉर कैट, सी द राइट आंसर यहाँ पे आपका चला जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिए रखा है, बोला है परावर्तन में प्रकाश की किरण किस दिशा में लौटती है। यानी जो प्रकाश की किरणें होती है, अगर हम बात करते हैं परावर्तन का, अगर परावर्तन की हम बात करते हैं तो परावर्तन में प्रकाश जिस दिशा से आती है उसी दिशा से वापस लौट जाती है। अगर वही हम बात करते हैं मित्र किसका, अपवर्तन की बात करते हैं, तो प्रकाश आपका क्या होता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, यानी विपरीत दिशा में चला जाता है। तो बोला है परावर्तन में प्रकाश की किरण किस दिशा में यहाँ पे आपका लौट जाती है। पहला दिया आपतन किरण की दिशा में, सामान्य दिशा में, विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी आपका क्या होगा, ये सी यानी मतलब आपका यहाँ पर विपरीत दिशा में यहाँ पे लौट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द क्या होगा दोस्त, आपका राइट आंसर आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए आपसे बोला है उत्तल दर्पण का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछेगा कि यहाँ पे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। पहली बात तो आप ये समझिएगा, ये आपका क्या है, आपका अवतल दर्पण है। ये क्या है मित्र, आपका अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में प्रकाश आपका इतने भाग से परावर्तित होता है। और उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में इतना एरिया आपका बचा हुआ है
जिसमें आपका प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। तो देखिए जहां पे एक व्यक्ति के लिए कोई काम हो, जहां पे एक व्यक्ति के लिए काम होता है वहां पे आपका किसका उपयोग होता है, अवतल का। और जहां पे बहुत लोगों का यानी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कार्य होता है, सामाजिक कार्य होता है, तो वहां पे किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। देखिए अगर हम वही बात करते हैं क्या कि श्रृंगार दर्पण, भाई अब जो कोई भी व्यक्ति होगा तो श्रृंगार करेगा तो वह अपने आप का ना श्रृंगार करेगा, ऐसा थोड़ी है कि वो गांव भर को कलेक्ट कर ले और वह गांव भर को देखे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, गलत होगा। वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण, सिंपल सी बात है, जो साइड मिरर आपका लगा होता है वाहन में, अब इसीलिए ना लगा होता है कि बाहर साइड में कितने रोड पे यहाँ पे चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर देखा जा सके, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए आपका लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या होगा, राइट आंसर आपका चला जाएगा। बाकी जो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट माइक और कैमरा आपका है, ये आपका क्या होगा, गलत ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आपसे यहाँ पर बोला है कि यदि आप किसी वस्तु को समतल दर्पण में देख रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, आभासी और सीधा होगा, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है। तो बी फॉर बॉल यानी बी इज द राइट आंसर आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। बोला है क्या कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। आभासी प्रतिबिंब की बात बोला है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया है जो वास्तविकता होता है, जो वास्तविक होता है। तीसरा दिया है आपका जो आभासी दर्पण में दिखाई देता है, और जिसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है वही क्या कहलाता है, आभासी। आभासी का मतलब होता है केवल आभास होना। आभास होने का मतलब उसे हम प्रतिबिंब या उसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा यह आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अपवर्तन किस कारण से होता है। अब देखिए जो भैया अपवर्तन होता है वह किसके कारण होता है ये भी आपको बताना है। माध्यम के रंग के कारण होता है, जी नहीं, माध्यम के रंग के कारण नहीं होता है, माध्यम के अपवर्तनांक के कारण होता है। यानी किसके कारण होता है, अपवर्तनांक। बड़ी समस्या हो गया भाई, बड़ी समस्या हो गया। ये अपवर्तनांक क्या होता है, आपके दिमाग में तो चल रहा होगा कि भैया ये अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक का मतलब होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है, वह विचलित हो जाता है। वह क्या होता है, विचलित हो जाता है। और जब विचलित हो जाता है तो अपने मार्ग से कितना विचलित होता है वही विचलन क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पे घनत्व के कारण, उसके बाद फिर क्या दिया है, तापमान के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पे चला जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों आंसर ही आपका बिल्कुल सही है, यानी माध्यम के घनत्व के कारण भी ऐसा होता है। चलिए बोला है क्या कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति क्या होती है। बोला है कि बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहती है, शून्य हो जाती है। यानी आपसे बोला है क्या दोस्त कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की जो गति होती है वह क्या होता है। पहली बात तो यहाँ पे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, सेम तो रहेगा नहीं, शून्य तो होगा नहीं। मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। दो कंडीशन हो गया भाई, बच्चा पार्टी, दो कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन क्या है कि यदि प्रकाश की किरण, अगर प्रकाश की किरण मित्र क्या है, अगर आपका वह सघन माध्यम से, यानी वह सघन माध्यम से किधर की ओर जाता है, अगर सघन माध्यम से विरल की ओर जाता है तो यहाँ पे आपका जो वेग होगा वह क्या होगा, वेग जो होगा, गति जो होगा वह क्या होगा, बढ़ेगा। गति जो होगा वह क्या होगा मित्र, यहाँ पर बढ़ेगा। और वही अगर विरल से सघन की बात करते हैं, विरल से किसकी हम बात करते हैं, सघन की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में जो वेग होगा वह क्या होगा, कम होगा। तो इस दृष्टिकोण से कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगर आपका आएगा तो इसी तरीके से आप दिमाग लगाइएगा। बस आपको याद रखना है, अगर सघन से विरल में जाएगा तो बढ़ेगा, और अगर विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा मित्र, यहाँ पे कम होगा।
चलो बात किया जाता है कि जल में डूबी हुई वस्तु सतह के पास क्यों दिखाई देती है, यानी जो जल में डूबी हुई वस्तु होती है वह सतह के पास क्यों दिखाई देती है। प्रकाश की गति के कारण, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश परावर्तन, परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन में प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है। प्रकाश अपवर्तन के कारण आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द क्या होगा आपका राइट आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द क्या होगा राइट आंसर आपका होगा। देखिए परावर्तन यानी अपवर्तन क्या होता है ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और दिशा दोनों बदल जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसी के कारण यहाँ पे आपका हमें क्या कहता है, डूबी हुई वस्तु जल की सतह के पास दिखाई देती है। नेक्स्ट, वायु से जल में जाने पर प्रकाश की गति कैसी होती है, यानी क्या होती है, कैसी होती है वायु से जल। देखो वायु जो आपका है, पहली बात तो आप समझिएगा, जो वायु है ना मित्र, वायु से प्रकाश किस में जाता है, जल में। और जो वायु आपका है ये कैसा माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। ये क्या है आपका विरल माध्यम। और जो जल है वो आपका क्या है, आपका सघन माध्यम। हमने आपको पहले ही बताया जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो उस कंडीशन में जो उसका वेग होता है वह क्या होता है, कम होता है। क्या कहीं कम दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यानी घटता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल, ए इज द राइट आंसर आपका होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात बोलते हैं। बोला है अपवर्तन यानी अपवर्तनांक क्या दर्शाता है, यानी जो अपवर्तनांक होता है वह क्या दर्शाता है। बोला है अपवर्तनांक क्या दर्शाता है, माध्यम की पारदर्शिता को, जी नहीं, यहाँ पे अपवर्तनांक पारदर्शी रहेगा तब वह होगा। अब जैसे कहा जाए कि प्रकाश की किरणें इसके इस पार से इस पार चला जाएगा, जी बिल्कुल नहीं जाएगा, तो यहाँ पे अपवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका प्रकाश की वेग से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इससे है, माध्यम के अपवर्तन शक्ति को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, सी इज द राइट आंसर आपका होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात किया जाए। बोला है स्नेल का नियम, यहाँ पे सेल का नियम नहीं है बल्कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है, यानी परावर्तन से, विसरण से, विवर्तन से, यानी अपवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम यही कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते हैं तो जो इसका अपवर्तनांक होता है इन दोनों के कोणों के ज्या के अनुपात के बराबर होता है, यानी यन बराबर क्या होता है आपका साइन आई बटा के साइन आर आपका होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की किरण जब किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका कोण क्या कहलाता है, यानी उसका कोण क्या कहलाता है। तो हमने आपको बताया था जब प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो यह कोण बनता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मित्र क्या, अपवर्तन कोण कहते हैं। और ये जो आपका होता है इसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है, क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है अपवर्तन, बिल्कुल दिख रहा है। सी फॉर कैट, सी इज द राइट आंसर आपका होगा। सी इज द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार का लेंस प्रकाश की किरणों को समांतर बनाता है। प्रकाश की किरणों को समांतर बनाने का बात यहाँ पे बोला गया है, तो उत्तल लेंस जो आपका होता है वह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, समांतर कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है आपका उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस से अगर प्रकाश की किरणों को हम इसके सतह पर डालते हैं तो ये यहाँ से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, समांतर कर देता है। यानी क्या करता है मित्र, यहाँ पे समांतर कर देता है। तो ये क्या करता है, समांतर कर देता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा आपका होगा, उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द क्या होगा आपका राइट आंसर आपका होगा। चलो बोला किस प्रकार का लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, यानी प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम किसका होता है, तो आपका उत्तल लेंस का होता है। जैसे आपके पास क्या है, ये उत्तल लेंस है, ये क्या है दोस्त आपका उत्तल लेंस है। और जब उत्तल लेंस है तो अगर हम क्या काम करते हैं, प्रकाश को इसकी सतह पर डालते हैं तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, दूर भेजता है। क्या करता है, दूर भेजता है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा, यानी बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका चला जाएगा।
चलो नेक्स्ट बोला है दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही अगर आपका कह दे किया अगर आपसे कह दे कि निकट दृष्टि दोष, तब वहां पे आपका आंसर दूसरा होगा। अगर निकट दृष्टि दोष की बात बोलता है तब आंसर दूसरा होगा, और वही आपका अगर दूर दृष्टि दोष की बात करता है तब आपका आंसर दूसरा होगा। अगर आपसे यहाँ पर बोलता है क्या दोस्त कि केवल दृष्टि दोष की बात बोलता है तो आप जवाब क्या देंगे, उत्तल लेंस के पास यहाँ पर जाएंगे। बोला है फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो फाइबर ऑप्टिकल होता है वो किस सिद्धांत पर आपका आधारित होता है, तो यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जैसे हम क्या काम करते हैं, प्रकाश की किरणों को जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में भेजते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वह क्रांतिक कोण से कुछ ज़्यादा कोण बनाते हुए निकलती है, तो उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात बोला है तो कब होता है, यानी जब आपतन कोण सीमा कोण नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आपका क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा। क्या होगा मित्र यहाँ पर, क्रांतिक कोण, यानी क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस उपकरण में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा उपकरण है जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म में किया जाता है, और प्रिज्म में किया जाता है, डायमंड में किया जाता है, हीरे में किया जाता है। तो ये आपका क्या होगा, आपका सी इज द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट, लेंस का शक्ति मापने की इकाई क्या है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। यानी जो आपका एग्जामिनर है उसको इस क्वेश्चन से लगाव हो गया है, मोहब्बत हो गया है, इश्क हो गया है, तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। बोला है क्या कि लेंस की शक्ति मापने की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, डाईऑप्टर नहीं होता है बल्कि डायोप्टर होता है। क्या होता है मित्र, डायोप्टर होता है, और इसको किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। फोकस से होकर जाने वाली किरण का पथ क्या होता है, यानी फोकस से होकर जाने वाली किरण का पथ क्या होता है, तो यह आपका क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है आपका, सीधा होता है। नेक्स्ट, वह कोण जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम से परावर्तित होती है वह क्या कहलाता है, तो वह आपका क्या कहलाता है, आपका परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, यहाँ पे परावर्तन कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज क्या होगा, आपका राइट आंसर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दृष्टि दोष मायोपिया जिसे हम क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष करते हैं, लेंस से ठीक किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है, जैसे ये आपका क्या है, नेत्र है, ये क्या है हमारा नेत्र है, और निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में प्रकाश की किरणें आती है और यहाँ से कहाँ चला गया, चलिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रकाश यहाँ से आती है और ये पहले ही यहाँ पे कट के चली जाती है, तो ये निकट दृष्टि दोष होता है। और इसके मार्ग में अगर हम क्या काम करते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं, तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, कुछ दूर भेजता है और ये सीधे यहाँ पे जाकर मिलती है, तो ये करेक्शन आपका सही होता है। तो ये कौन सा लेंस आपका है, तो यह आपका लेंस है क्या दोस्त, यहाँ पे अवतल लेंस है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगर वही दूर दृष्टि की बात बोलेगा तो जस्ट उसी का उल्टा होगा, यानी क्या आपका लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। दृश्य प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, यानी कौन से माध्यम में, हम बताए थे जिसका घनत्व तो कम होगा, यानी अगर घनत्व तो कम होगा, घनत्व तो क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे वेग क्या होगा मित्र, यहाँ पे ज्यादा होगा, वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में वायु की बात किया जाए, जल की बात किया जाए, कांच की बात किया जाए, निर्वात, तो निर्वात का मतलब जहाँ पे वायु नहीं होता है तो सबसे ज्यादा वेग किस में होगा, निर्वात में होगा। डी फॉर डॉग, डी इज द राइट आंसर आपका होगा। विसरण किससे संबंधित आपका है, तो जो विसरण होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह
बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। वायुमंडल का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो वायुमंडल का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अभी हम इसका पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर बताएंगे, तब जाके आपको ये सारी चीजें क्लियर होगा। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो जो इंद्रधनुष होता है वो मित्र किसके कारण बनता है? अपवर्तन परावर्तन होगा नहीं, परावर्तन और विवर्तन होगा नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा नहीं, यानी प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका चला जाएगा। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? हम जानते हैं कि आपका क्या होता है, बैजनी ह पी ना ला, बैजनी है पिनाला। और बैजनी में मतलब जो आपका बैगनी होता है उसका तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं दोस्त, तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, तो तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है, कम होता है। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे क्या होता है, अधिक होता है। और हमारा क्या बोला है कि सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम किस में होता है, बैगनी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होगा। लाल रंग का प्रयोग खतरे के संकेत के लिए क्यों किया जाता है? यह सबसे आकर्षक रंग होता है, ऐसा हो नहीं सकता। इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, यानी इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा वह आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होगा? तो सबसे कम वायु में होगा, इसको हमने पहले ही आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? उसकी आवृत्ति घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। कब घटती है कब बढ़ती है मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण, सीमा कोण बड़ा होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका चला जाएगा। वायुमंडल में सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किस कारण होता है? तो वह किस कारण आपका होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। अभी इसका हम डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे। स्नेल का नियम किसकी व्याख्या करता है? तो स्नेल का नियम दोस्त किसकी व्याख्या करता है? अपवर्तन का व्याख्या करता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा वीडियो लेक्चर यहाँ पे स्पीड मोड में किया हूँ, बट यकीन मानिए दोस्त, जब मैं कंटेंट आपको बताऊंगा, थ्योरी का क्लास जब मैं बताऊंगा तो बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं पे पढ़ने की आवश्यकता है। और एक बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार गुड न्यूज़ आपको मैं देने वाला हूं। अगर आप दोस्त यहाँ पे क्लास 10th में आप पढ़ते हैं, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपके लिए मैं बहुत शानदार एक तरीका बताता हूँ। मेरा एक ऑफलाइन कोचिंग है और उस कोचिंग का नाम क्या है? आशा ट्यूटोरियल्स। क्या है मित्र यहाँ पे? आशा ट्यूटोरियल्स। आशा ट्यूटोरियल्स। आपको क्या काम करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च करना है आशा ट्यूटोरियल्स, और वहाँ पे ब्लैक कलर का लोगो आएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें मैंने पेड बैच पूरा पूरा फ्री कंटेंट, फ्री नोट्स वहाँ पे मैंने रख रखा है, और वहाँ से आप डाउनलोड करके फ्री आप कास्ट वहाँ से अपनी पढ़ाई को शानदार कर सकते हैं। आपको किसी प्लेस से नहीं है सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता है, ना तो कोई नोट्स परचेज करना है, ना तो कहीं आपको और परेशान होना है। सब कुछ मैं यहाँ पे फुल सोल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो वास्तव में थोड़ा सा आपको पसंद आया है, तो अंतिम बार मैं कह रहा हूं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि जो आपका कमेंट होता है, जो आपका लाइक होता है, वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में।